गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईवीएस मैम और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट 6 है। पिछला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और जो नेक्स्ट यूनिट है 6th, उसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू यूनिट और उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टार्ट हम आज इंट्रोडक्शन से करेंगे। थोड़ा बहुत क्या है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसको हम थोड़ा पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो क्लाइमेट होता है अर्थ का, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, क्लाइमेट जो होता है जब ये चेंज होता है, मतलब एक सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस को हम रेफ़र कर सकते हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती है, जो हमारे इस अर्थ के प्लैनेट को सराउंड करके रखती है, उसमें ज़्यादातर जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जो मैंने आपको पहले ही एयर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, और है ऑक्सीजन, और कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर्गन, वाटर वेपर, और कुछ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फ्यू इनर्ट गैसेस। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर लेयर जो हमारे अर्थ प्लैनेट को सराउंड करके रखती है। जो इमीडिएट लेयर है अर्थ के सरफेस के साथ ही, जैसे कि मैंने आपको लेयर्स भी पढ़ाए हुए थे कि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं। जो अर्थ से बिल्कुल पास में ही जो लेयर है, इमीडिएट लेयर, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। तो मगर जो इमीडिएट लेयर जो अर्थ के सरफेस के साथ ही जो लगती है वो है ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर, ये पूरा जो भी क्लाइमेट अर्थ का है यही वो कंट्रोल करता है। ये ट्रोपोस्फियर में ही क्लाउड भी बनेगा, बारिश भी पड़ेगी, ये सारा जो है ये कंट्रोल करता है क्लाइमेटिक सिस्टम। ठीक है, अर्थ का। अर्थ जो है वो वार्म अप हो जाएगी और जो भी इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इससे रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं कि वो ये एग्री करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट है। अगर क्लाइमेट अपने हिसाब से ना चले, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम आप पीक देखेंगे, उसमें एकदम हाई राइज देखेंगे, या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जो भी है, जैसे वो स्टडी रेट पे चल रहा था वैसे नहीं होगा, उसमें बहुत सारा अगर चेंज आने लगा तो ये एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है जो ये प्लैनेट को फेस करना पड़ेगा। रीसेंट ईयर्स में ये देखा गया कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ही जगह पे इतना इंक्रीज़ हुआ, इतने ज़्यादा, उसकी वजह से वेदर पैटर्न भी चेंज हुआ। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का बहुत बढ़ना, अर्बनाइजेशन, शहरी तरफ जाना, शहरों की तरफ जाना, शहरीकरण होना, इंडस्ट्रीज़ लगना, फैक्ट्रीज लगना, पेड़ पौधे कट जाना। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियाँ बढ़ना। ठीक है, उससे भी क्या होता है, जंगल कट जाते हैं, पेड़ पौधे कट जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम अपने मतलब के लिए फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करते रहते हैं, नया कुछ नहीं लगाते हैं, वो चीज़ें होना। ऑटोमोबाइल जो है वो भी बहुत सारा ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को चेंज करने में एक योगदान देता है। उससे उसको ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ऑटोमोबाइल, ये सारे जो हैं ये ग्लोबल क्लाइमेटिक सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। जैसे वो नॉर्मल लेवल पे चलता था अब वो वैसे नहीं चलता है। ये फैक्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल है। आप देखेंगे इंक्रीज्ड, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। एसिड रेन, ओजोन का डिप्लीशन होना, टॉक्सिक इफिलेंट्स का रिलीज़ होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, क्लाइमेट का चेंज होना अर्थ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा ग्लोबल एनवायरनमेंट का ही इशू है। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे क्लाइमेट में, हमारे
जो हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंजेस एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है। वो अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, वो होती है ग्लोबल वार्मिंग। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था अगर उसमें इंक्रीज़ होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैं अगर उनमें इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस से हो सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है विच इज़ मेंटेन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है। तो जो ये ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट मोस्ट जोन जो है वो एटमॉस्फेयर का है। तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 15 डिग्री जो है ये इन्हीं गैसेस से मेंटेन है। बट अगर यही गैसेस ज़्यादा बढ़ गए तो ये आगे ज़्यादा हीट ये ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करेंगे। इन गैसेस का कलेक्टिवली काम ये होता है कि ये हीट ट्रैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये हीट ट्रैपिंग होते हैं, हीट को ट्रैप करके रखते हैं। जब कोई चीज़ हीट को ट्रैप करेगी वहाँ पे तो गर्माहट रहेगी। नॉर्मल तो अपने प्लैनेट में गर्मी रखनी है मगर एक लिमिट तक। एक्सेस हो गया अगर इन गैसेस का तो वहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रैप हो गई, तो ज़्यादा हीट हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इनको हीट ट्रैपिंग भी बोलेंगे और ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो है अगर हम एज ए नेम देखेंगे, अगर हम उस तरीके से देखते हैं, इज़ द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है हमारे ग्लोब का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये पोल्यूशन ऑफ एयर हो या एक्सेस हीट जो ट्रैप किया जाता है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि बताया था कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, ओजोन, इनके द्वारा हीट ट्रैप होना और क्वांटिटी जो इन गैसेस की होती है दिन ब दिन ये इंक्रीज़ होती जाती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम ये गैसेस कंटिन्यूसली अपने थ्रू ये एडअप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में। ऐसा जितना एटमॉस्फेयर में था वो सफिशेंट था हमारे इस ग्लोब को वार्म रखने के लिए, मगर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये ऐड होते जाते हैं। अगर इसको चेक टाइम पे नहीं किया गया तो इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ेंगे। जैसे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, लोअर एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाएगा वाटर में ही, रेनफॉल जो है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा, सी लेवल जो है वो भी राइज़ हो जाएगी। उसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैं उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा, फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट पड़ेगा, सब कुछ डूब ही जाएगा, बाढ़ आ जाएगी सी में। और लाइफस्टाइल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो हमें इमीडिएट मेजर्स लेने हैं ताकि जो इस ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए भी, चाहे पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट क्यों ना हो, वर्ल्ड वाइड ये एक मेजर कंसर्न है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक एग्रीमेंट पे पहुंची कि हमें जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनको जो प्रोड्यूस है या इनका इमिशन वो रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि यही जो है ये ट्रैप करते हैं हीट को, और उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म होता है और फिर हमारे अर्थ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता ही है। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट था जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन में साइन किया गया बहुत सारे कंट्रियों ने। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बनाए गए जिसमें ये बताया गया कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है ताकि हमारा एटमॉस्फेयर बचा रहे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो ये ग्रीन हाउस गैस है ये एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। जो सन की रेज है ना ये वार्म करती है अर्थ की सरफेस को। पार्ट ऑफ रेडिएशन जो फॉल होती है अर्थ पे उसको
ये जो है हमारा वो अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब करती है जब सन से रेज आती हैं, और कुछ पार्ट, अब फिगर में भी अगर आप देखेंगे सन से जो रेज आती हैं वो नीचे आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। अर्थ उनको कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, कुछ को वो रिफ्लेक्ट बैक स्पेस में करती है। आप देखेंगे फिगर में स्पेस भी दिखाई गई है और एरोज भी दिखाए गए हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं स्पेस में। पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो था उसको अब यहाँ पे बीच में जो है एटमॉस्फेयर ने पकड़ लिया, ठीक है, और इसको एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने दिया। जो रिफ्लेक्टेड रेज थी उनको हमारे एटमॉस्फेयर ने ही पकड़ लिया और एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने दिया। ये जो ट्रैप्ड रेडिएशंस थी इसने फर्दर वार्म किया हमारे अर्थ को, ठीक है। पहले जो सन से रेज आई अर्थ ने तो एब्जॉर्ब की, वो अर्थ के लिए बेनिफिशियल भी थी, अर्थ को एब्जॉर्ब भी करनी है, मगर कुछ रेज जो है वो वापस जाती है स्पेस में, वो अर्थ को एब्जॉर्ब नहीं करनी होती है क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाएगा। मगर हमारे एटमॉस्फेयर ने उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया स्पेस में, उसने उसको उधर ही पकड़ लिया और फिर वार्म हो गया हमारा अर्थ। जो ये ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन हुआ, जो भी रिफ्लेक्टेड बैक वाली रेडिएशन की ट्रैपिंग हुई अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ जो है वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ। ऐसे प्रोसेस से के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं, हम सोच नहीं सकते कि अर्थ पे हम ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत ठंडा प्लैनेट था। इसी सन की रेडिएशन जो उस पर पड़ती है और कुछ रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक होती है, एटमॉस्फेयर अपने उसमें पकड़ लेता है उन रिफ्लेक्ट बैक को, उनको छोड़ता नहीं है, जाने नहीं देता है, सन के इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता। उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म रहता है और अर्थ भी गर्म रहती है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है एटमॉस्फेयर वो उनको पकड़ लेती है उधरी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गैस है जो इस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, कौन सा इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस गैस वाला, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस करने में मदद देता है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। वही जो होता है वो इन रिफ्लेक्टेड बैक वाले जो रेडिएशंस हैं उनको उधरी पकड़ के एब्जॉर्ब करके रख के हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। और भी बहुत सारे गैसेस हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये भी इस इफ़ेक्ट में मदद देते हैं। ये भी जो भी रिफ्लेक्टेड बैक जो आप देखेंगे एरो में जो भी रेज जा रही है उनको ये तीन आप देखेंगे वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, ये इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इनको गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनसाइड ए कार, अगर हम एक कार में बैठे हैं, उसके पास जो विंडोज़ हैं उस कार के वो क्लोज्ड है। जब हम कार में बैठते हैं तो वहाँ जब अंदर सन की रेज आएंगी, इंफ्रारेड रेड रेडिएशंस आएंगी, तो वो जो अगर कार क्लोज्ड है, विंडो क्लोज्ड है, तो जब विंडो पैनल से पूरा इंफ्रारेड रेडिएशन अंदर आती है तो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हॉटर होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है, क्योंकि जो ग्लास है वो इजीली रेज को एब्जॉर्ब करेगी और इनको रिफ्लेक्ट बैक होने नहीं देगी, बाहर नहीं निकलने देगी, अंदर घुसने देगी मगर बाहर नहीं वापस जाने देगी, इसलिए अंदर गर्म ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर। इसी तरीके से जब सन की रेज अर्थ पे आती है, अर्थ से जब वो बाहर जाना चाहती है मगर बीच में एटमॉस्फेयर में ये गैसेस है, तो ये उसको उधरी एब्जॉर्ब करके पकड़ लेते हैं और स्पेस में वापस नहीं जाने देते, तभी जाके हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है और अर्थ भी हमारी वार्म होती है, नहीं तो हम ठंडी अर्थ पे रह नहीं सकते। मगर अगर यही चीज़ एक्सेस हो जाए, यही गैसेस एक्सेस हो जाए, वो उतना ज़्यादा जो है हीट वो एब्जॉर्ब करेंगे तो और गर्म हो जाएगा ना। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस को रिस्पॉन्सिबल माना गया है इसी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये होता है जो आप डायग्राम में भी देखेंगे, और ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है वो मैंने आपको समझा दिया। अब ग्रीन हाउस गैसेस हम पढ़ रहे हैं, तो गैसेस वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरफ,
उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस और उनका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो है टोटल ग्लोबल वार्मिंग में, वो इस टेबल में आप देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका 60% कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। मीथेन देखेंगे तो 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो CFCs हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो 14% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। नाइट्रस ऑक्साइड अगर देखेंगे आप तो 6% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इन मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, इनको मेजर ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इनके बगैर भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर वेपर और ओजोन, ये भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। उनके अलावा जो भी वो गैसेस थे, उनके अलावा भी ये अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देता है। तो इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है इन्हीं गैसेस से। इस टेबल में आप देखिए कि इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं जहाँ से ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, आखिरकार कहीं से तो ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में लिबरेट होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेजर सोर्स है, जैसे कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम मेजर वाले पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। वो है फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है, या डिफॉरेस्टेशन जो होती है, क्योंकि पेड़ ही सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। मगर अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो पेड़ बचेंगे ही नहीं, तो फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो वो भी एक कारण बन गया। रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम होता है, वो भी बहुत सारा धुआं, ये सारी चीज़ें फेंकते हैं बाहर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन, जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट की होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन के बगैर जो ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिकम्पोज होता है, तब वहाँ से मीथेन निकलता है। आप देखेंगे बदबू जैसी निकलती है वहाँ से। बर्निंग ऑफ बायोमास, ऑयल, कोल प्रोडक्शन, वेटलैंड्स, यहाँ से बहुत सारा मीथेन प्रोड्यूस होता है हवा में, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर में जो वो हवा जैसी निकलती है, वहाँ से वो उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में यूज़ आता है एज ए कूलेंट, सॉल्वेंट्स में, एरिसोल प्रोपेलेंट्स में, फोम पैकेजिंग में। यहाँ पे CFC यूज़ आता है। जब यहाँ हम यूज़ करते हैं तो ये हवा में लिबरेट होता ही है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइज़र में यूज़ आता है। फॉसिल फ्यूल की कंबशन जब होती है तब भी ये निकलता है। ओजोन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो ट्रोपोस्फियर में होती है, मैंने आपको ये तब भी पढ़ाया था जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती है तब जाके वहाँ ओजोन बनता है, ठीक है। और ये भी ट्रोपोस्फियर में। अगर ये ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज। बट अगर ये ट्रोपोस्फियर में तो ये एज अ पोल्यूटेंट है, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो रिफ्लेक्ट बैक होने वाली जो रेडिएशंस थी उनको ये एब्जॉर्ब करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल का जब कंबशन होता है या बायोमास का जो बर्निंग होता है, इन इन अगर उसमें अच्छे से सप्लाई ऑक्सीजन की ना हो, इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, तो फॉसिल फ्यूल या कोई भी बर्निंग बायोमास की हो, वहाँ से हमेशा ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जो एक सोर्स बनता है ग्लोबल वार्मिंग का, जो एक ग्रीन हाउस गैस बनता है और ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करता है। अब है एक और, ये ग्लोबल वार्मिंग ड्राइव क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या करता है, क्लाइमेट में चेंज लाता है। हीट जो है वो एक एनर्जी है। जब आप व्हेन यू ऐड एनर्जी टू एनी सिस्टम, तो धीरे धीरे वो सिस्टम भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि हीट एक एनर्जी है। जब आप किसी को एनर्जी देते हैं, किसी भी सिस्टम को, सिस्टम थोड़ा चेंज तो हो ही जाएगा। बिकॉज हर एक सिस्टम जो है इन ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एडिंग हीट एनर्जी, उसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट में कुछ ना कुछ चेंज होगा। एज ए होल पूरा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो सकता है।
पूरा वर्ल्ड जो है ये ओशन से कवर है, ठीक है। जब वो जब हीट होगा, जब ओशन हीट अप होगा तो मोर वाटर इवॉपरेट हो जाएगा, वो क्लाउड बनेगा। जहाँ पे स्टॉर्म्स होते हैं जैसे कि हरिकेन्स एंड टाइफन्स ये बनने लगते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव स्टॉर्म्स आते हैं। वार्मर एटमॉस्फेयर होगा तो ग्लेशियर्स, माउंटेन स्नोपैक्स और पोलर आइस के कैप जो हैं, ग्रेट आइस शील्ड, ये एंटार्क्टिका से जेटिंग ऑफ हो जाएंगे, मेल्ट होने लगेंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो उससे सी की तरफ वो आएंगे, सी का जो लेवल है रेज हो जाएगा। जब चेंज होते हैं टेम्परेचर में, वो चेंज करते हैं विंड का पैटर्न, जो मॉनसून को एशिया में ला सकते हैं, पहले ही ला सकते हैं। रेन हो जाएगी, स्नो होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी, कहीं कहीं बहुत बर्फ़ पड़ जाएगी, जब नहीं पड़नी होती है तब भी पड़ जाएगी। बारिश का बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाने लगता है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, वहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती है। इस तरीके से क्लाइमेट जो है वो अपने आप को बदलता है, ठीक है। अलग ही अनप्रडिक्टेबल वेदर मोर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉट आना कहीं जगह, और कहीं पे बारिश का बाढ़ आ जाने, फ्लड आ जाना, ऐसे अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होने लगती हैं। इसीलिए साइंटिस्टों का आजकल जो फोकस है, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से कम ज़्यादा फोकस क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा रखा है। अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये इसका कनेक्शन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आप देखेंगे इस फिगर में भी, आप देख लिए एक दूसरे के साथ सब कनेक्टेड है। क्लाइमेट का कनेक्शन, मोर पार्टिसिपेशन इन सम प्लेसेस, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स कहीं आते हैं, सी लेवल जो है राइज हो रही है, अर्थ जो है वो बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, स्पीशीज़ एक्सटेंशन हो रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, जो चेंजिंग जो है सीजनल पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ड्रॉट हो रहा है, कहीं वाइल्ड फायर आ रही है, ये सारी चीज़ें, मोर इवॉपरेशन हो रही है, चेंजिंग कंडीशन फॉर प्लांट और एनिमल, सबके लिए कुछ कंडीशन चेंज ही हो रही है। स्नो मेल्ट हो रहा है, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, वार्मर एटमॉस्फेयर हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी, और वार्मर ओशंस हो रहे हैं। तो ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज को ड्राइव करती है, ठीक है। तो आजकल साइंटिस्टों का इस तरफ रुझान अब बढ़ गया है कि क्लाइमेट को पढ़े, ये क्यों इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है।